बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। इसके साथ साथ जी आज चूँकि 21 सितंबर है, आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की आज हैप्पी बर्थडे है, तो फिर उनको सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे और इसी तरह वो मुल्क की खिदमत करते रहें। बिल्कुल, और ये तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके बचपन की, बीवी शहीद के साथ, और बड़े लाडले थे उनके ऑब्वियसली, क्योंकि पहला बच्चा जो है वो वैसे ही बड़ा लाडला होता है। तो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू बिलावल भुट्टो, और उम्मीद है कि आज आप अपना दिन भरपूर तरीके से मनाएंगे और आपके तमाम फैंस और जो फॉलोअर्स हैं वो आपको बर्थडे विश कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर भी आपको टैग करके जी। और इसके साथ साथ चूँकि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप जो है गुज़श्ता कई साल से बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद से उन्होंने संभाली हुई है, और 2007 से अब तक ऐसे लगता है कि बहुत ही मैच्योर सियासतदान के तौर पर वो सामने आए हैं, और जैसे जैसे उन्होंने ग्रूम किया, जैसे जैसे वक्त गुजरा, तो अब वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आइंदा चंद सालों में लग रहा है कि बहुत ही अहम किरदार अदा करने वाले हैं जी। बिल्कुल, और एक अहम पार्टी को लीड भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो उनके बयानिए होते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़, इतनी सी एज में लोग अक्सर इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाते थे, बट यू आर राइट, ही इज़ ग्रूम्ड वेल। सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम। एंड इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के मौसम की बात कर लेते हैं जी। पंजाब भर में आज जो है वो बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, और लाहौर में जो है वो बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी जी। चूँकि आज बिलावल भुट्टो की बर्थडे, तो फिर ऐसे लग रहा है कि हर तरफ मौसम भी खुशगवार हो गया है और बारिश भी हो रही है, हवाएं भी चल रही हैं। कराची से पंजाब तक यही हमने देखा है मनाजिर। ओवरऑल बहुत अच्छा मौसम है, आइंदा चंद दिन भी ऐसे रहेगा जी। गर्मी जो है अब लग रहा है कि हर बारिश के बाद ये कहती हूँ, कहते हैं हाँ हो सकता है, अब लग रहा है चेंज हो जाएगा कुछ, चेंज हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली अब चूंकि सितंबर का एंड है और अक्टूबर के स्टार्ट से मौसम चेंज हो जाता है, वो जो एसी की जरूरत होती है मुझे लग रहा है वो अब कम हो जाएगी। तो आपको खुशी होगी कि जेबों पर बोझ कम पड़ेगा। मेरे ख्याल में बहुत से लाखों करोड़ों लोगों को खुशी होने वाली है, क्योंकि वाकई जितना बोझ पड़ा है लोग परेशान हैं। अच्छा, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन नहीं तब्दील होती तो पाकिस्तान की सियासत जो हर वक्त पारा हाई पर रहती है, और ऐसा ही हो रहा है जी। एक और इशू जो डिस्कस किया जा रहा है कल से पॉलिटिक्स में, वो तोशा खां केस के हवाले से हो या हुकूमत के तहाइफ डिक्लेयर करने के हवाले से जो इनकार है उसको डिस्कस किया रहा हो, इलेक्शन कमीशन हो या ऑपोजिशन के साथ टसल हो, ये मुसलसल चल रही है, जो कि आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी, वज़ीर-ए-आज़म को क्या तहाइफ मिले, हुकूमत ने बताने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का भी दौरा पाकिस्तान मंसूख। मरकजी तंजीम ताजरान का महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। पंजाब में डेंगू की तबाही जारी जी। तो ये तो सबसे पहले जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि तोशा खाना के हवाले से, तोशा खाना जी वो मामला है जिधर हमारे तमाम जो हुक्मरान हैं, अगर वो सरकारी दौरे पर जाते हैं तो उनको तहाइफ मिलते हैं, और फिर उसके लिए अगर उन्होंने वो तहाइफ अपने पर्सनल कैपेसिटी में रखने हो तो फिर गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक परसेंटेज होती है जो कि अदा करनी होती है। लेकिन ये मामला खैर पुराना है। रिसेंट इशू ये आ चुका है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब बैरून मुमालिक दौरे पर गए हैं, तो फिर उनको जो तहाइफ मिले वो अब तक सीक्रेट रखा गया, बताया नहीं गया। तो फिर एक शहरी ने दरख्वास्त दी कि ये मालूम हो सके हमें कि इमरान खान साहब को क्या तहाइफ मिले, जिस पर गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये सीक्रेट है और इससे हमारे दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, तो हमने ये जी नहीं बताया। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमने वो हैं तो शाखाना में मौजूद है, और ऐसा नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने घर ले गए हैं या नहीं बताना चाह रहे। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमाद गजनवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सेम टू यू जी। हमाद साहब, गिफ्ट रैप्स जो है ना वो खोलने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट। मैं नहीं बताऊंगी मुझे क्या गिफ्ट मिला वाला एटीट्यूड जो है ना वो लड़कियों में ज्यादा होता है वैसे, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है हम नहीं बताएंगे जी, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। कोई बहुत अच्छी चीज मिली हो या अच्छी चीज ना मिली हो तो क्या इमेज रह जाएगा पाकिस्तान का? मेरा ख्याल है मौसम और तोशा खाना को मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छा, यूं ही मौसम की आदात देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। ये बात इमरान खान साहब कह रहे हैं, ये एक और तुरफा तमाशा। यानी मैंने उनके मुंह से एक से ज्यादा बार वो किस्सा सुन रखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरी चादर जब पहनी हुई थी तो साहबी ने पूछा कि भाई सबको एक मिली है या आपके पास दूसरी कहां से आई? तो इसका बड़े फख्र से हम जिक्र करते हैं, लेकिन कौलो फेल का इतना बड़ा तजाद जो है
तो वो मैं नहीं समझ सका कि क्या है, ये मदीना की रियासत बनाने हम चले थे। इतना सादा सवाल है कि भाई आपको कालीन मिले या आपको सोर्ड्स मिली या क्या मिल गया आपको, तो हुकूमत ने सांस ये लिया है कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। हालांकि जो 2018 दिसंबर का मेमोरेंडम है ना, इसके हवाले से तोशा खाना के ऊपर कैबिनेट डिवीजन का, जो कि इसके इंचार्ज होते हैं, उसमें कतई ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अगर उसमें लिखा भी होता तो तब भी ये अल्ट्रा वायरस होती चीज, ये आईन के खिलाफ बात है। यानी आपकी जमहूरियत चाहे आप वो गिल के मराइल से ही क्यों ना गुजर रही हो, लेकिन आपने एक बुनियादी इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड आप कैसे कह सकते हैं? इसका यानी आपने इसके बारे में कह दिया कि इससे मीडिया हाइप पैदा होती है, ये वजह है कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो मीडिया हाइप तो बिजली की कीमत बढ़ती है तब भी पैदा होती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तब भी पैदा होती है, तो छुपा लेनी चाहिए। क्या ये इंफॉर्मेशन छुपा लेनी चाहिए? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे साहब यहाँ पे अब इशू दो ऐसे लग रहे हैं कि एक तो ये है कि गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही कि अगर वो तोशा खाना में, क्योंकि गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही थी हमने 50% पे किया है और वो हमने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ले गए हैं। अब जो गिफ्ट्स हैं उनकी वैल्यूएशन लगेगी, फिर उसके बाद फिर कौन सी घड़ी मिली है, क्या चीज़ मिली है, कितने की मिली है और उसकी कितनी पेमेंट दी है, ये सवाल शायद छुपाना चाह रही गवर्नमेंट। लेकिन ऐसे पहले जब माजी में केसेस बनाए तोशा खाना के हवाले से, वो परसेंटेज पे थे या फिर गिफ्ट्स के ऊपर थे? देखिए, वो पहले उसका रूल होता था कि आप एक खास अमाउंट से नीचे, जब शुरू में बना था तो 1000 रुपए से नीचे की अमाउंट वाली चीज आप अपने पास रख सकते थे, उससे ऊपर फिर आप 25% देते थे, और फिर एक खास हद से ऊपर जाते थे तो आप 15% देते थे। इस वक्त यह है कि 30,000 की लिमिट है, उससे नीचे आप चीज रिटेन कर सकते हैं। उससे ऊपर जब आप जाते हैं तो आप 50% ऑफ जो भी वो चीज होती है उसका आप अदा करते हैं। उसकी कीमत लगाने का भी एक तरीका उन्होंने बना रखा है, कमेटी बनती है कैबिनेट डिवीजन की, वो तय करती है इसकी कीमत क्या है, फिर वो FPR से भी पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ निजाम बना रखा है। लेकिन दिलचस्प, इसमें भी एक दिलचस्प पहलू है कि आप जब चीजें इकट्ठी होती है ना, तो आपको रूल कह रहा है कि आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉइज, इनको आप सर्कुलेट करके बताएंगे कि ये चीजें बिक रही हैं, आप खरीदना चाहते हैं। ये बजाते खुद एक मुलाजबी है। यानी आप बजाय इसके कि उन लोगों को जिनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, आपने सिर्फ उन्हें इजाजत दे रखी है कि वो खरीद ले ये चीज। हालांकि कितनी आसान बात है कि आप इसका ओपन ऑप्शन कर दिए, बिल्कुल जिससे जो चीज खरीदनी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज हो, लोग खरीद रहे हैं, जिसको जो पसंद आ रहा है, नहीं खरीद रहे तो पड़ी हुई है वहीं पर। लेकिन आप देखिए, इसमें आप कुछ अहम निकात हैं जो हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। ये जो सारा आर्ग्यूमेंट है ना, हमने 50% दिया है नहीं दिया, ये तो भी बात ही नहीं हुई। Exactly. उन्होंने वहां पर जो चीज जमा कराई है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा है कि इससे फेक न्यूज फैलने का अंदेशा है। जी जी जी। अब आप जरा खुद सोचिए ये आर्गुमेंट क्या है कि इस तरह तो ये फर्ज किया जाए कि यूं हो जाएगा, और अगर फेक न्यूज फैल गई तो हमारे ताल्लुकात बरादर ममालिक के साथ खराब हो जाएंगे, और अगर खराब हो गए फर्ज कीजिए तो इससे पाकिस्तान की रेपुटेशन डैमेज होगी। ये अल्फाज कोट कर रहा हूँ, ये इतने मफरूजे हैं इसके अंदर कि आप जरा फर्ज करो हम आले वफा हो, फर्ज करो दीवाने हो, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हो, अफसाने हो, फर्ज करो ये इस कदर मफरूजे हैं इसके अंदर। अच्छा, ये सारा इसका कोई आर्गुमेंट नहीं। बिल्कुल, लेकिन गजनी साहब आप ये देखें ना, क्या गैर जरूरी खबरें क्या फैलेंगी कि फलां मुल्क ने हमें घड़ी दी वजीर आजम को और वो घड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, अच्छे ब्रांड की नहीं थी। मीडिया ये थोड़ी करना शुरू कर देगा, हर चीज का मजाक थोड़ी होता है। लेकिन वहीं पर महातीर मोहम्मद ने जो गाड़ी दी थी वो सेकंड हैंड थी। ये कह देंगे हम, क्या बदनामी होगी हमें? कहां से वकार मजबूर होगा, ये बात सेंसिबल नहीं लग रही। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कुछ चोरी की चीज हमने ले ली है, वो क्या है नहीं ऐसी बात जिसमें हमारी इज्जत मजरूह होने का। ये बड़ा हमारा साहब, ये बड़ा अनोखा हो जाता है, खास तौर पर जब ऑपोजिशन की क़यादत और खास तौर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत पर ऑलरेडी केसेस चल रहे हों तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से, और उनसे आप जवाब तलब कर रहे हैं, और जब अपनी बारी आए तो आप अपना खाता खोलने को तैयार ना हो कि गिफ्ट क्या है नहीं बताना। ऑपोजिशन भी इस पर काफी नाराज और नाला नजर आ रही है कि ये क्या मामला है। शायद किसी की तवज्जो नहीं थी इस पर, लेकिन जब हुकूमत ने इनकार किया तो सब देखना शुरू हो गए कि इनकार क्यों किया, कोई चीज है जिसको छुपाया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा है। आप ये तो बुनियादी बात हम तो कहें, ऑपोजिशन क्या कहे, हम सबके ज़हनों में सवाल पैदा नहीं होगा कि ये कौन सी चीज है जिससे खान साहब छुपा रहे हैं। कोई इसमें प्रेजेंट्स ऐसे हैं
कोई यानी कैश भी लिया जा सकता है। आपको मालूम है कि वो भी एक क्लॉज है कि BPS 1 to 4 के लोग कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इससे ऊपर के जो है अगर उनको मिल जाए तो वो फिर डिक्लेयर करें, फौरन बताएं, हुकूमत में जमा करें, ऐसी बातें हैं। तो ये तो एक पूरा दफ्तर खुल जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी चीजें जो आप घर ले गए हैं। सीधा सवाल तो यही होगा ना। आपने जैसे कहा कि जरदारी साहब, गिलानी साहब ये तोशाखाना केस भुगत रहे हैं, नवाज शरीफ इश्तिहारी करार दिए गए इस तोशाखाना केस में, उनकी बेशुमार जायदाद जब्त की गई है तोशाखाना केस में। बिल्कुल ठीक। तो अब आप कह रहे हैं कि हम बताएंगे नहीं। हमने दो प्राइम मिनिस्टर्स और एक प्रेसिडेंट को हमने तोशाखाना केस में हर रोज हम उनकी हाजिरी लगवाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि ये गाड़ियां आपने क्यों खरीदी थी 15% पैसे देकर। 15% पैसे देकर ये केस है उनके ऊपर। ठीक। तो आप दूसरी तरफ 15 क्या 10 क्या, आप तो ये बताने पर ही तैयार नहीं हैं। गजनवी साहब, ये मामला परसेंटेज का नहीं है, ये मामला परसेंटेज का नहीं है। अभी तो बात ये है कि बताएं तो सही एटलीस्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सिचुएशन जहाँ पर इस वक्त खड़ी हो गई है अपोजिशन, और क्या आवाम भी पूछना चाह रही है कि ऐसी आखिर क्या चीज़ है। इसके साथ साथ जी गजनवी साहब एक और चीज़, आपकी बात याद करा दूं, आपको याद है वो तोहफा मिला था मियाँ साहब की भैंसें हर रोज टीवी पे आया करती थी और किस कदर वो शोर मचा करता था। तो अब मेरा ख्याल है जब अपने ऊपर बात आई है तो हुकूमत को कम से कम बुनियादी मसला तो गजनवी साहब वहीं पर होता है, जब अपने ऊपर बात आए, दूसरे पे बात आए, वो तो बड़ा आसान होता है कि उसको उछाला भी जाए, उस पर सवाल भी किए जाएं। एनीवेज, एक और मामले पर इस वक्त बहुत मसाइल पैदा हो गए हैं। सिकंदर सुल्तान साहब को कहा गया है जी कि आप बड़े मियाँ साहब की हाथ की घड़ी हैं और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। ये कह रहे हैं जी आजम सवाती साहब, यानी कि एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि वो टोटली बायस्ड हैं। ये तमाम सिचुएशन इलेक्शन कमीशन की, ये भी अपोजिशन और गवर्नमेंट और साथ साथ अवाम देख रही है कि आपस में हो क्या रहा है। इदारे के ऊपर बराह रास्त हमला हो रहा है। ये तो साहब आपको नजर आ रहा है कि एक आदमी, एक ओहदेदार, एक आईनी इदारे का सरबराह जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जिसकी हैसियत है, उसको आपने, क्योंकि वो आपके ख्यालात से मुत्तफिक नहीं है और वो कह रहे, ये भी बात नहीं है, वो कुछ पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, उसका जवाब देना चाहिए कि ईवीएम्स जो आपने नाफिज करना चाहते हैं, जो आप आई वोटिंग शुरू करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ सवालात हैं। तो वो जब उन्होंने रेज किए हैं तो बजाय इसके कि उनका जवाब दिया जाए, बस एक सादा सा सवाल उन्होंने किया, बताइए कि ये जो ईवीएम्स हैं ये किसकी कस्टडी में रहेंगी, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से बाद में, और ये ट्रांसपोर्ट जब ये हाले कयाम में किसके पास होंगी, हाले सफर में किसके पास होंगी। ये सादा तरीन सवाल है। तो आगे से कोई जवाब ही नहीं देता, सब खामोश इधर उधर देखते हैं और ये कहते हैं कि ये आदमी जो है ये अपोजिशन से मिला हुआ है और इसको अब हटा देंगे हम। और उन्होंने तो कहा है इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को कि आप बगावत कर दीजिए अपने चीफ के खिलाफ। यानी मैं देखूं कि ये वज़रा बैठकर, इनमें हिम्मत है ये कहें, किसी मुसल्ला इदारे के बारे में कहें कि इसके चीफ के खिलाफ बगावत कर दी जाए। ये कोई बात है करने वाली, इसलिए कि वो गैर मुसल्ला मासूम इदारा है। तो आप समझते हैं कि जब तक ताकत नहीं होगी किसी के पास तो हमने एहतराम ही नहीं करना इदारे का। तो बहुत ही इंतहाई बुरा रवैया है जो इख्तियार किया जा रहा है। ईसीपी का आईनी तौर पर सबसे बड़ा इदारा है जिसने कि इलेक्शन की तमाम अलिफ से ये तक जो कुछ होता है वो इलेक्शन कमीशन को ही तो करना होता है। तो आप पहले तो उनकी डोमेन में चले गए कि हम बनाएंगे मशीन, हम उसके फीचर्स तय करेंगे, हम उसको आपको कोड बताएंगे। कि आपका तो काम ही नहीं था, आपने उसको मुतराज़ बना दिया। सीधी बात तो ये थी कि आप इलेक्शन कमीशन, जैसे कि दुनिया भर के इलेक्शन कमीशन ने किया है, आप उससे कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि ये मशीन डेवलप की जाए और पहले से हम एक, अच्छा ये इस्तेमाल भी हुई है दुनिया में, जैसे इस्तेमाल होती है ना, आपको अंदाजा है ना कि ये किन किन ममालिक में पीछे जा चुके हैं लोग। यानी फ्रांस इस्तेमाल करके पीछे हटा, इस तरह और यूरोप के ममालिक इस्तेमाल करके मशीनें पीछे हटे हैं। तो बस डिबेट का हिस्सा तो बनाया जाना चाहिए। आप गौर तो कर लीजिए कि वो क्या अवामिल थे जिनकी वजह से वो पीछे चले गए। ऐसा लग रहा है आप तैयार ही नहीं है, एतराज़ात सुनने के ऊपर आप तैयार ही नहीं है, बल्कि उल्टा आप सामने वाले के ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं। जी, हमला कर दिया गया उनके ऊपर तो, और यानी बिल्कुल इस तरह हमला किया गया है जैसे कि आपने तय कर लिया हो कि हमने इस इदारे के सरबराह को अब हटाना है। और ये आप सोचिए कि वो नया सरबराह कैसे लगाना ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जो खाली हुई थी सीटें आप वो नहीं लगा सके, क्योंकि आप जो उसकी शर्त है कि आपने ऑपोजिशन के साथ, ऑपोजिशन लीडर के साथ उस पर बात करना होती है, आप उसके लिए तैयार नहीं। नैब का चेयरमैन अब अगला लगाना है,
तो आप तो उनकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, उनसे हाथ मिलाने के रवादार नहीं है, क्योंकि वो सारे करप्ट हैं। लेकिन गजनवी साहब वो तो कहते हैं हम बुलाते हैं, अपोजिशन नहीं आती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने तो बहुत दफा बुलाया, आते नहीं है ये। देखिए आपके ये तो जो सियासत होती है वो तो होती है, लेकिन आप लोगों के सामने है ना कि अपने असेंबली में भी देख रखा है कि इमरान खान साहब का क्या रवैया है ऑपोजिशन की तरफ। तो वो उनसे हाथ मिलाने पर भी तैयार नहीं है और तोशा खाना की तफसीलात बताने के लिए भी तैयार नहीं। बिल्कुल सही, हुकूमत किसी चीज़ के लिए भी ऐसा लग रहा है तैयार नहीं है, ना महंगाई कंट्रोल करने के लिए, ना आवाम से बात करने के लिए, ना आवाम को वजाहत देने के लिए। तो पता नहीं आने वाले वक्त में जो रोशन हमें मुस्तकबिल दिखाया गया है वो कैसा रोशन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गजनवी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जो चेयरमैन नैब की आप बात कर रहे थे उसमें पर फवाद चौधरी ने कह दिया कि हम शहबाज शरीफ से जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है मुशावरत बिल्कुल नहीं करेंगे। एनीवेज इस पर मजीद भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर और क्रिकेट के हवाले से एक अहम खबर जो कि तमाम शायकीन के लिए बड़ी परेशान कुन है, गवर्नमेंट के लिए भी है, और वो ये है कि जब इंग्लैंड ने भी न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा करने से माजरत कर ली है और वजूहात चाहे वो सिक्योरिटी बढ़ाई जाएँ या फिर प्लेयर्स की जहनी जो इस वक्त सिचुएशन है वो बेहतर नहीं है ये बताया जाए, लेकिन मामला वही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस वक्त अपने ज़ोरों पर है और पाकिस्तान उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान पर इसकी फोकस किया जा रहा है और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में एलिनेट करने की इस वक्त साजिश की जा रही है। इट्स अ वेरी क्रूशल टाइम फॉर पीसीबी एंड क्रिकेट इन पाकिस्तान, स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट, जिसके लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब कहीं वो इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय होता हुआ भी नज़र आ रहा है। इस पर हम बात करेंगे, सीनियर एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो पूरी सिचुएशन है, पहले न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई, फिर अब इंग्लैंड ने दोनों विमेन क्रिकेट भी और हमारी जो सीरीज़ खेली जानी थी वो भी कैंसिल कर दी और बाज़ाब्ता इसका ऐलान भी कर दिया। क्या ड्रॉबैक आएगा इसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, पीसीबी के ऊपर और इंटरनेशनल क्रिकेट एट ग्राउंड, होम ग्राउंड के ऊपर? देखें, आप कह लो कि जब आप कहते हैं ना इसका फॉल बैक क्या होगा, ये तो बहुत अफसोसनाक है। फॉल बैक होगा टेम्पररी। हम पहले भी क्रिकेट आइसोलेशन में रहे हैं, ग्रेजुअली वेस्ट इंडीज आई, श्रीलंका एंड सो ऑन फोर्थ, लेकिन इसके एक अफसोस होता है कि जिस तरह रमीज ने कहा कि एक क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी का एक जो भाई है, आपने उसके साथ क्या सलूक किया। देखें, नंबर वन, आईसीसी जो कंट्रोलिंग बॉडी है जो कि क्रिकेट को ओवरलुक करती है, उसकी सिक्योरिटी टीम आई। उसकी सिक्योरिटी टीम जो है वो हाईली क्वालिफाइड सिक्योरिटी टीम है और वो आके उन्होंने आपको क्लियरेंस दी। उसके साथ साथ न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम आई, उन्होंने पूरी तहकीकात करके अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस दी। उसके साथ पाकिस्तान जो कि होम ग्रोन हमारी आप कह लो सिक्योरिटी है, उसने आपको लोकल सिक्योरिटी का बताया। 3 सिक्योरिटी एजेंसीज आपको बताती हैं कि एवरीथिंग इज फाइन और आप उसको विड्रॉ कर जाते हो। इनको कहां से भाई इंफॉर्मेशन आई, मुझे बताएं। इनको कहा किसी सीआईए ने बताया या कोई कंस्पिरेसी है? इनको कहां से, हमें बता दें, हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, बिल्कुल फाइन, आपकी ये इंफॉर्मेशन है एंड वी लुक इनटू इट। बट आप बगैर बताए फोर्थ सिक्योरिटी आपको एक अलर्ट कहीं से आ जाता है, वो कौन है? आधे प्लेयर्स इन दिस सिचुएशन इन पाकिस्तान? नो, आई डोंट थिंक सो। ये एक मैं समझता हूँ, देखो खुद तो ये नेटो जो प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड ले लो और जो ब्रिटेन ले लो, खुद तो यार ये भागे हैं अफगानिस्तान से। तो क्या आप भागे हो तो पाकिस्तान भी भाग जाए? पाकिस्तान के लड़के जो हैं, क्या उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए? पाकिस्तान ने तो होस्ट किया उनकी फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकलने में मदद की। वो सिनेरियो भी इनको नजर नहीं आता कि वी ऑलवेज बीन वेरी हॉस्पिटल, हम बड़ा उनका ख्याल रख रहे हैं हर चीज का। जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि हम प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल देते हैं जब भी टीम्स यहाँ पर आती हैं। किसी और कंट्री में मिलता है प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल? बिल्कुल नहीं मिलता। मैं खुद टीमों के साथ गया हुआ बाहर, हमें इस तरह कभी भी कोई इस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कह लो कि वो फैसिलिटीज नहीं होती हैं। आप जाते हो बस में बैठ के, एयरपोर्ट से आप होटल चले जाते हो, होटल से आप चल के आप ग्राउंड पे चले जाते हो, खुले फिरते हो, कोई इशू नहीं। अब यहाँ हर चीज की आपको मैं कहता हूँ कि आपका इतना केयरफुल सिचुएशन है, होटल्स आपके लिए सिक्योर है, और ये ऑफ कोर्स जब से ये टेररिज्म हुआ है उसके बाद ही हुआ है। लेकिन 2009
2009 जब श्रीलंका अटैक हुआ है, वो भी मैं समझता हूँ हमारी गलती थी कि हमारा जनरल मैनेजर नहीं था पीसीबी का, वो होता तो शायद वो भी कभी ये चीज ना होती। मीर साहब, बट हैविंग इम्प्रूव्ड। आपको नहीं लग रहा कि ये सिक्योरिटी पर बात डाली जा रही है, असल में तो मामला कुछ और है। ये 5 आइज के ऊपर बात डाल दी, हेरल्ड में खबर भी आई, उसके बाद ये मामला सबके सामने है जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की एजेंसीज हैं, उन्होंने कह दिया जी कि यहाँ पे कुछ मसला है तो आप चले जाएं। असल मसला तो कुछ और है और पूरी दुनिया अभी समझ गई कि पाकिस्तान को कॉर्नर करने की साजिश है। ये ब्लॉक बनाया जाएगा, पाकिस्तान को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी, तो पाकिस्तान ने तो मुश्किल वक्त का सामना करना है। आपको नहीं लग रहा ये पॉलिटिक्स हो रही है मुकम्मल, सिक्योरिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है? ये एक थ्योरी आई है कि जी ये जो 5 इसके अंदर है ये बिल्कुल मुलव्वस है, ये वो। देखो, आई अंडरस्टैंड इंग्लैंड इनसाइड आउट। इंग्लैंड कभी भी, यूके कभी भी ये इन चीजों में इनका किसी का साथ नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। ये एक थ्योरी है। हाँ जी, ये पॉलिटिकली अमेरिका ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया। ब्रिटेन इज अ वेरी फेयर कंट्री इस मामले के अंदर। अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है, बिकॉज इन द लाइट ऑफ न्यूजीलैंड। अब आप देखोगे वो अगर अल्लाह ना करे कुछ होता है तो वो जो इसी भी है उसके पीछे सारी दुनिया पड़ जाएगी। ये डर गए। ये डरने के साथ साथ इन्होंने ये डिसीजन लिया। अब यहाँ थेरी जमीनेट हो रही है जी अमेरिका, वो यार अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में क्रिकेट हो ना हो, उसकी अपनी मुसीबतें हैं। वो कर्ज भरा मुल्क है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जदार है वो। दुनिया को क्या उसने इधर आके ये करना है। सर इमेज की बात भी तो है ना सर, पीजे मीर साहब, इमेज की बात भी तो है ना। पाकिस्तान का जो इस वक्त इमेज गया है, क्रिकेट रुकी है, पूरी दुनिया में टेररिज्म के हवाले से एक बार फिर बात हुई, सिक्योरिटी पाकिस्तान में नहीं है, तो पाकिस्तान कॉर्नर तो किया जा रहा है इसमें। अमेरिका भी और कोई मुल्क इन्वॉल्व अगर ना भी हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उनको फायदा है ना पाकिस्तान को डी रिप्यूट करने का। मैं आपको बताऊं, सियासत में कर रहे हैं ना, आप देखेंगे कि इनके गले में ऐसा बैल बन जाएगा, ये अमेरिका और बाकी ये जो नेटो वाले हैं, कि आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, इसको रोक नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। 20 साल के बाद वापस ही आए हैं अफगानिस्तान में जी। अब आप देखेंगे आगे के होता क्या है। इनको आपने भूख से भी मारने की कोशिश आप कर रहे हैं जी। इनको आप एड नहीं इतनी दे रहे, इनको आप रिकॉग्नाइज नहीं इतना कर रहे, या इतना क्या कर ही नहीं रहे हैं आप। अगर आप इनको बिल्कुल भूखा मार देंगे ना, तो वो कहते हैं ना, व्हेन यू पुश somebody to a crunch, तो फिर उसका जो रिजल्ट होता है ये फिर दुनिया में रेजोनेट करता है। बिल्कुल सही। तो ये अगर अपने खुद ये इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज जिसमें हम भी लग जाते हैं, दुनिया भी लग जाती है, we've got to get out of this and be very practical। अफगानिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ, बल्कि वहाँ तो क्रिकेट भी शुरू हुई है, विमेंस क्रिकेट भी है, हर चीज है। हमें चाहिए कि खित्ते को भी ठीक करें। ये क्या बात है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतना दूध का धुला हुआ मुल्क है कि वहाँ टेररिज्म नहीं है। यही तो बात है ना, अमेरिका का वो पिट्ठू कहा जाता है ना भारत को, तो वो उसको उस तरह से यूज कर रहा है, और हमसे जब डू मोर की एक्सपेक्टेशंस रखता है और हम इनकार करते हैं तो ऐसे ऊंचे अटकंडों पर भी आ जाता है। लेकिन कमिंग बैक ऑन द क्रिकेट टॉपिक, रमीज राजा की आपके ऊपर एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि एक जिम्मेदारी और एक बड़ा चैलेंज उनके लिए आ गया। उनके आते साथ ही ये जो एक बहुत बड़ा क्रूशल टाइम शुरू हो गया, उसमें वो काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा गुस्सा अपना दिखा भी रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। कहीं ये इंडिकेशन भी दिया कि अब वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ खतरे में पड़ सकती है, ऑस्ट्रेलिया भी पर तोल रहा है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है कि इसको मैनेज करना, क्योंकि हम जब कहीं बाहर खेलने जाते हैं तो हमारे खिलाड़ी तो डांट डबर भी बर्दाश्त करते हैं। यहाँ कुछ हुआ भी नहीं और वो अपने प्लेयर्स उठाकर ले गए, तो पाकिस्तान भी अपने टाइम पर देख लेगा। क्या आपको लगता है कि हम इसमें से जल्दी बाहर आ जाएंगे, या एक्चुअली इसका बड़ा एक लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा? ये आपने वेस्ट इंडीज की बात की, मुझे तो इतनी खुशी है कि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स ने कितना सपोर्ट किया पाकिस्तान को। क्रिस गेल जैसे, डैनी और दूसरे लोग जो हैं, इन्होंने इतनी सपोर्ट की है कि भाई पर क्रिकेट होना चाहिए, ये गलत हुआ है। और यही लगे थे सैमी डेविस ये सारे आए पाकिस्तान में खेलने के लिए, सब आए। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेट लवर्स हैं। Exactly. इनको डर शायद कोई नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और आप देखें, कभी भी इस तरह नहीं होता। मुझे याद है 74 के अंदर जब IRA बड़ी तकड़ी थी, उन्होंने हेडिंगले की विकेट उखेड़ दी थी। क्या टूर कैंसिल हो गया था? वहां नहीं हुआ था। ठीक है, अगर 1939 में वेस्ट इंडीज का टूर इंग्लैंड का कैंसिल हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से हुआ। 84-86
84-85 का टूर पाकिस्तान का इंडिया का कैंसिल हुआ, इंदिरा गांधी की डेथ की वजह से हुआ। 2002 में यही थी न्यूजीलैंड, ये आई एक, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे कि वो वहीं से निकल गए। वो यार तुम बात सुनो, डायनामिक्स हैव चेंज्ड, द सिक्योरिटी हैज चेंज्ड। पहले हम लड़ते थे कन्वेंशनल वॉर्स, अब हम गुरिल्ला वॉर में बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि ये गुरिल्ला वॉर ही है। अब हमें जो ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, अब चूंकि आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल सपोर्ट तो ऑब्वियसली थोड़ी सी उस तरह से नहीं है। रमीज रजा साहब की बात अगर करें तो उन्होंने कहा है कि हम कंपनसेशन लेंगे और ब्लॉक को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, कैसे कंपनसेशन ले सकते हैं? रमीज रजा साहब ने बड़ा बड़ा बयान दिया है ये कंपनसेशन लेने का। ये मैंने रमीज से पहले भी यही कहा था कि बिल्कुल रमीज इज 100% राइट जो उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दी है। यस, वी शुड बी कॉम्पनसेटेड बाय न्यूजीलैंड, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी ने क्लियरेंस दी, आईसीसी की सिक्योरिटी ने क्लियरेंस दी, बिल्कुल सही, पाकिस्तान ने क्लियरेंस दी, तो आप किस बेसिस पे आप फोर्थ आप कह लो इंफॉर्मेशन पे आप टूर कैंसिल करते हो? नो, हमने बड़ी तैयारी की। रमीज इज एब्सोल्युटली राइट, हमने हमारा पैसा लगा है, अरेंजमेंट्स किए हैं, हर चीज हुई है, और ऊपर आप उठ के 1 मिनट फ्लाई इन करके प्रैक्टिस करके मैच से शुरू होने से पहले आप भाग जाते हो। ये क्या बात हुई भाई? अगर तुम्हें इतना ही शक था तो ये जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हें पहले क्यों नहीं मिली? और अगर मिली भी है तो तुम हमें बताओ कि भाई ये कौन है, हमें भी तो बताओ ना। विच मीन्स कि तुम्हें अपने लड़कों का ज्यादा ख्याल है और पाकिस्तानी लड़कों का कोई ख्याल नहीं। बिल्कुल ठीक, वेरी ट्रू। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने इसके ऊपर। बट लेट्स सी क्या आने वाले दिनों में क्या होता है, और देख लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। टेक्नोलॉजी में नाज़न पाकिस्तान दुनिया भर की तरह बहुत आगे जा रहा है। कंपनीज़ हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जब उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं बहुत आसान हो जाता है, और उसमें ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के मसाइल जो हैं वो बेहतरीन हो जी। और उसमें सबसे ज़्यादा हमने ये देखा कि इम्प्रोवाइज़ हुआ, ऑनलाइन सर्विसेज का आगाज़ हो गया, जिससे डोर टू डोर सर्विस के अलावा नियरेस्ट बस स्टॉप की सर्विस, और उससे ये हुआ कि कम्यूट भी आसान हुई और बेहतर हुई और सस्ते दामों में हुई, और जो रीजनेबल प्राइसेस के साथ साथ एक अच्छी सर्विस आपको मिली और बेहतरीन सफरी सहूलियात मिली। तो ये पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से काम की जा रही, डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं। उसी में सेंट्रल जो है कंपनी बड़ी ज़बरदस्त काम करी, जिसका नाम है जी स्विवल, SWVL, और आपने देखा भी होगा, इसको यूज़ भी किया होगा। तो आज हमारे साथ असद सुलेमान खान साहब मौजूद हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और उनसे हम जानते हैं कि ये कंपनी कैसे काम करी पाकिस्तान में और इनके टारगेट्स क्या हैं, किस तरह से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं। असद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि स्विवल जो कंपनी है इसका टारगेट क्या है, कौन सी ऑडियंस टारगेट है और किस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान में? स्विवल हमने ये नहीं सोचा हम किसको टारगेट कर रहे हैं, पूरे शहर को टारगेट कर रहे हैं। आज के दिन में हमारी सर्विसेज कराची, लाहौर और रावलपिंडी के अंदर ऑपरेशनल है। हम ये चाहते हैं हर तबका हमारी सर्विस को इस्तेमाल करे, क्योंकि आज के दिन में ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला है हर शहर के लिए। हम चाह रहे हैं वो मसला हम उन सब के लिए हल करते हैं, और वो मसला हल करने में सफरी सहूलियात बड़ी मैटर करती हैं। जी बिल्कुल। तो कौन कौन सी सहूलियात आप दे रहे हैं? क्योंकि आम लोकल जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं आपको जगह नहीं मिल रही होती है, रश होता है बहुत ज़्यादा, मौसम बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि गर्मी के अंदर आपने ट्रैवल करना है, उस कंपैरिजन में स्विवल किस तरह से बेहतर? बिल्कुल ऐसा है कि हम जो है वो एयर कंडीशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम बड़ी बसेस प्रोवाइड करते हैं, छोटी गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। आपके करीबी स्टॉप से आपको पिकअप करेंगे, आपके करीबी स्टॉप पे आपको ड्रॉप ऑफ करेंगे। अच्छा। हर वक्त हमारी सर्विस पूरे तीनों शहरों के अंदर हर वक्त अवेलेबल है। आप घर बैठे हुए बुक कर सकते हैं, आपको कुछ स्टॉप पे खड़े होकर वेट करने की जरूरत नहीं है। हमारा फेयर आज के दिन में बहुत सस्ता है, जो अदर राइड हेलिंग या बस सर्विसेज अवेलेबल है उनसे भी बहुत सस्ता है। ठीक है, तो सर ये बताएं, जिस तरह आपने कहा फेयर सस्ते हैं और इसमें जिस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे हैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अच्छा जाल बिछाया है, तो ये बताएं कि चूँकि आपका आगाज़ इस कंपनी का तो इजिप्ट से हुआ, अब 7 ममालिक में ये काम कर रही है, इस हवाले से क्या इशू है कि लोगों को, जो कि इन दिनों में हमने ये प्रॉब्लम देखी है कि लोगों को इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है और अगर बस वहाँ तक पहुँचे ना उस टाइम, फिर क्या होगा? आज के दिन के अंदर हमारा बहुत क्लोज कोलैबोरेशन चल रहा है टेलको प्रोवाइडर साथ, गवर्नमेंट के साथ भी हमारा बहुत क्लोज कोलैबोरेशन है। हमारी कोशिश है कि हम PITB के साथ मिलकर यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क अवेलेबिलिटी कर दें, जहाँ पे इंटरनेट की सहूलियत हर किसी को मैसर हो जाए। तो ये सारी सर्विसेज हमारे अलावा भी और भी कोई सर्विसेज हैं तो वो भी सबसे मुस्तफीद होंगी। तो इस सब के अंदर हमारा गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोज कोलैबोरेशन चल रहा होता है ऑलरेडी, और ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो भी रहा था कि बस स्टॉप्स के ऊपर वाईफाई सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। अच्छा, स्विवल
ऑलरेडी 7 कंट्रीज़ में काम कर भी रही है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सो फीडबैक सिस्टम कैसा है, कैसे इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक तो वो प्राइवेट कोई ऑनलाइन सर्विस लें, उसकी बजाय ये उनको अफोर्डेबल भी रहेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा, बट सिक्योरिटी के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आज के दिन में अराउंड 60 to 65% जो हमारे कम्यूटर्स हैं वो ख़वातीन हैं, और ख़वातीन ने जो हमें फीडबैक दिया है वो यही फीडबैक दिया है कि आपकी हमें सर्विस बहुत ज़्यादा सेफ़ फील होती है। उसकी 3-4 रीज़न्स हैं। नंबर 1, हमारे सारे कैप्टन जो है बैकग्राउंड चेक से गुजरते हैं। नंबर 2, हमारी जो राइड है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, आपकी टाइमिंग फिक्स्ड है। नंबर 4, हम उन एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं जहाँ पर लोकेलिटी वाइज भी सेफ्टी का प्रॉब्लम ना हो। तो इन सारी रीजंस की वजह से इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। ऑन टॉप ऑफ दैट, स्टूडेंट्स जैसे आपने मेंशन किया उनके लिए भी बहुत कन्वीनियंट है। आज के दिन में स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ जो है लेट से शहर के बाहर पढ़ती हैं, उनको बहुत दूर से आना पड़ता है, उनके लिए स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम है जो हम आज के दिन में सॉल्व कर रहे हैं एट अ वेरी 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 लो फेयर। सो इट्स फॉर एवरीवन। ठीक है, हर एक के लिए हो गई और इसके अफोर्डेबल प्राइसेस भी हैं। तो ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा है कि बट छोटी सर्विसेज भी हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, कैपेसिटी के हवाले से अगर थोड़ा डिटेल पूछना चाहें आपसे कि क्या क्या कैपेसिटी वाली आपके पास ट्रांसपोर्ट है और किस तरह से वो मैनेज करती है? जो हर जगह पे आपने जाना है तो क्या आपने टारगेट करना है मुझे छोटी या बड़ी बस चाहिए, या फिर रूटीन में जो भी आ गई वो किस तरह से? आज के दिन में क्योंकि हमारा जाल इतना मैसिव है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर किस्म की गाड़ी हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन हम जो गाड़ियाँ ऑपरेट करते हैं वो हम 6 सीटें भी ऑपरेट करते हैं, हम 13 सीटें भी ऑपरेट करते हैं, हम 22 सीटें भी ऑपरेट करते हैं, 28 सीटें भी ऑपरेट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बंदा किस चीज़ के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो बड़ी गाड़ी के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, हम उनको बड़ी गाड़ी ऑफर करते हैं। तो इस तरह की हमने सर्विसेज, ऑनलाइन ऑप्शंस मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आप ऐप पे जाएं, आप स्क्रॉल डाउन करें, अपनी लोकेशन एंटर करें, मुझे यहाँ से जाना है, आपको बेतहाशा सबके सेम होंगे फेयर, आपको जो आपका फेयर होगा आपके स्टॉप्स होंगे उस हिसाब से आपको फेयर मिल जाएगा। बिल्कुल सही, वो वेरी करते हैं कि कौन सी गाड़ी आप जी बिल्कुल, सेलेक्ट कर रहे हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करते हैं, डिपेंड करता है आप किस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल सही। अच्छा, ऑनलाइन सर्विसेज में एक चीज़ जो पीक टाइम्स की भी आती है कि डबल ट्रिपल फेयर चार्ज किया जाता रश हो है। तो पैसे सो आज के दिन में जिस तरह से बाकी राइड हेलिंग सर्विसेज आपको बहुत ज़्यादा फेयर चार्ज करती हैं, हमारी सर्विस बिल्कुल नहीं करती। सही, रूटीन उस कंपैरिजन में वो जी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करती, एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। जिस तरह मैंने बताया हमारा फेयर स्टार्ट होता है 30 रुपीज़ के साथ। सो इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन टू ट्रैवल। मिनिमम किलोमीटर जितने भी हों उसमें 30 है आपका? जी बिल्कुल, 30 किलोमीटर 30 रुपए से स्टार्ट होता है, फिर इट गोज अप टू अराउंड 100 रुपीज़। डिपेंड करता है आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आपको उस हिसाब से फेयर ऑफर किया जाता है। अच्छा, और तो वो पहले से एस्टिमेटेड आ भी जाता है। जी जी बिल्कुल, आपके लिए विजिबल है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई सरप्राइज होगा, आपको उसी वक्त चूज करना है, मुझे ये फिर सूट करता है मैं बुक करता हूँ, आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, चूँकि जब आपकी पर्सनल कैपेसिटी में आप लेते हैं कोई ऑनलाइन सर्विस तो उसमें तो आपके पेमेंट मेथड होता है क्रेडिट कार्ड या फिर इसके अलावा आपका होता है कैश पेमेंट, आपके क्या प्रोसीजर है? सो हमने क्योंकि आजकल ज़्यादातर पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर नहीं है, तो हमने कैश के ऊपर भी डीलिंग रखी है। इसके बावजूद हमने क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी दी हुई है। आज के दिन में आप अपने वॉलेट के अंदर पैसे ऐड करके उसमें से कटौती भी करवा सकते हो। इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। कैश ऑन पॉइंट भी है कि फॉरन कैश ऑन पॉइंट भी है, आप 1000 रुपए जमा करा के अपने वॉलेट में जमा करा दें, हर दफा उसी में से बुक करते रहे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल सही, मतलब हर तरह से कन्वीनियंट बनाया हुआ है। अब दूसरी तरफ आपकी सर्विसेज इंटरसिटी भी हैं। जी, इंटरसिटी फेयर की सिचुएशन क्या होती है? वो बसें कहाँ से चलती हैं? क्या वो भी स्टॉप से ही सो चलती हैं? हमारी ऑब्वियसली स्टॉप से चल रही होती हैं बसेस, लेकिन वो इंटरसिटी के अंदर भी हमारा फेयर मार्केट से रिलेटिवली कम है। सो फॉर एग्जांपल हम लाहौर की अगर मैं एग्जांपल दूं तो लाहौर के लिए हम फैसलाबाद भी ऑफर कर रहे हैं, हम बालपुर भी ऑफर कर रहे हैं, हम आपको इस्लामाबाद भी ऑफर कर रहे हैं और बहुत सारा साउथ पंजाब का रीजन भी ऑफर कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा फेयर रिलेटिवली आपको जो मार्केट में आपको बेहतरीन सर्विसेज मिल रही हैं उनसे कम ही मिलेगा। तो ये भी मेरा दावा है। तो अब आपका जो कि बड़ा ज़बरदस्त, अगर आपका नेटवर्क तो फैल चुका है, कौन कौन से शहरों का टारगेट है, मजीद क्या आपने इस पे लेके आना है? सोहेल किधर अपने आपको फोकस करिए पाकिस्तान में? सो आज के दिन में हमारा टारगेट ये है कि सबसे पहले हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी को बिल्कुल हर तरीके से सॉल्व कर दें, 100% सॉल्व कर ले। हमारी गवर्नमेंट के साथ भी बहुत क्लोज कोलैबोरेशन चल रही है। जैसे ही हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हमारा इरादा है हम पूरे पाकिस्तान के हर मेट्रोपॉलिटन सिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर। बिल्कुल सही। तो जो लोग आपको देख रहे हैं आज, उनके लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करें? बहुत आसान है। अगर आप एप्पल यूज़र हैं, आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, आप अपनी एप्लीकेशन स्टोर पे जाएं, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने सिर्फ अपने यूज़र आईडी एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने सिर्फ अपना पिक ड्रॉप ऑफ डालना है। आपके पास ऑप्शंस आएंगी, आप सिलेक्ट करें, आप नियरेस्ट स्टॉप पे जाएं, पिकअप, ड्रॉप ऑफ,
at the lowest fare is available. So whenever you are ready, do swivel with us. ज़बरदस्त ज़बरदस्त, Swivel very with nice us. It was nice and I think कि अगर इतनी कंफर्टेबल सफरी सहूलियात मिले तो लोग जो हैं वो ऑब्वियसली रिलैक्स भी हो जाते हैं, बिल्कुल, कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी Thank you, असद जी। आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से पाकिस्तान में जो सफरी सहूलियात हैं वो बेहतर होते जाएँ। और हमने देखा है कि गुज़श्ता कई सालों में जब इस पर बात आई थी टैक्सेस डाले जाएंगे तो लोगों ने बड़ा रिटेलिएट किया कि ऐसे नहीं है, अगर आपको कोई सहूलत मिल गई है तो आप ऊपर से टैक्सेस ना डालें बल्कि मज़ीद सहूलत दें। गवर्नमेंट का काम है इंटरनेट में मज़ीद सहूलियात दें, इनको मज़ीद फैसिलिटेट करें, क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये सफरी सहूलियात बेहतर होती हैं तो पाकिस्तान में जो कम्यूटर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, और गवर्नमेंट के लिए अल्टीमेटली बोझ कम हो जाता है ना, क्योंकि ये लोग एज अ सपोर्ट काम कर रहे होते हैं विद बेस्ट सर्विसेज। एनीवेज जी, वी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, परेशानियां और इश्यूज़ जो हैं वो कम नहीं हो रहे, और एक बार क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट का सिलसिला भी जारी है, हर तबका परेशान है। वहीं पर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने सदारती ऑर्डीनेंस और मीडिया पाबंदियों के खिलाफ 27 सितंबर को वजारत खाना के बाहर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। जी, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 30 सितंबर से मुल्कगीर ताजर कन्वेंशन मुनक़िद किए जाएंगे। तंजीम ताजरान पंजाब के सदर शर्जील मीर और दीगर ने ऐसा कहा है कि ये तमाम जो इस वक्त हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताजरों में मज़ीद बोझ भी डाला जा रहा है। लॉकडाउन और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बात की जा रही है, फिर 3 रोज़ कारोबार बंद भी हैं, और फिर ये भी सूरत हाल के जो टैक्स और फिर बिजली के बिल उस पर भी टैक्स, ये तमाम सिचुएशन है। इस पर एक ओवरऑल एहतजाज का प्लान है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी साहब। उनसे जानते हैं इस वक्त असल सूरत हाल वो कैसी देखते हैं। शुक्रिया काशिफ साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा जो ओवरऑल इस वक्त ताजरान हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, चाहे वो मीडिया बिल के हवाले से हो, चाहे वो टैक्सेस के हवाले से हो, बिजली के बिल हो, या दीगर मसाइल जिस वक्त लॉकडाउन के चल रहे हैं। क्या प्लान किया है आपकी तंजीम ने, क्या इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का ताजर हो, पाकिस्तान का सहाफ़ी हो, पाकिस्तान का मज़दूर हो, पाकिस्तान का किसान हो, इस वक्त हर तबका ज़िंदगी परेशान नज़र आता है। इमरान खान ने जब वज़ारत उज़्मा संभाली तो उन्होंने ये वादे और ये दावे किए थे कि वो एक तब्दीली लाएंगे और मदीने की रियासत बनाएंगे, लेकिन आज 3 साल गुजरने के बावजूद इस वक्त मुल्क का माशी निज़ाम वो ज़मीन बोस होने की तरफ जा रहा है। जितने भी इशारे हैं वो एक दफ़ा फिर मनफी की तरफ सिमत में जा रहे हैं। पाकिस्तान के लाखों छोटे ताजरों का सदर होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त छोटे ताजरों की ये हालत हो चुकी है कि वो दुकानों के किराए देने, वो बिजली के बिल देने से मजबूर हो चुके हैं। वो अपने घरेलू अखराजात के लिए अपना असल ज़र खाने पर मजबूर हैं, और उसके ऊपर जुल्म ये कि कोरोना लॉकडाउन से मुतासरा ताजरों के लिए मईशत की बहाली के लिए हुकूमत कुछ इमदाद करने की बजाय, रिलीफ देने की बजाय प्रॉपर्टी टैक्सेस में कई सौ गुना इजाफे किए जा रहे हैं। बिजली के बिलों पर सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए एक मुआशी तलवार ताजरों पर लटका दी गई है। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ सेल्स के नाम पर ताजरों की दुकानों को FBI से मुंसलिक करते हुए उस FBI से जो खुद चोर है, खुद करप्ट है, वो FBI जो सहल पसंद हो चुका है, वो FBI जो दर हकीकत टैक्स इकट्ठा ही नहीं करना चाहता, उस FBI के जिसका खुद डाटा हैक कर लिया जाता है, उस FBI के करम पर ताजरों को छोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ टैक्सेस के अंदर इजाफा किया जा रहा है। ऐसे हालात के अंदर कारोबार कैसे ताजर करेगा? इसलिए ताजरों ने यह फैसला किया है कि इन सारे मसाइल के हल के लिए अब हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि जब हुक्मरान बात सुनने के लिए तैयार नहीं, जब FBI सिस्टम की इस्लाह के लिए तैयार नहीं, तो फिर मुल्क भर के ताजर अपने अपने शहरों से निकलेंगे और 27 सितंबर को हम इंशाअल्लाह शाहराए दस्तूर पर वजारत ख़जाना के सामने धरना देंगे, उसका घेराव करेंगे, उसके सामने बैठेंगे, अपनी आहो फरियाद बुलंद करेंगे, अपने मसाइल का रोना रोएंगे, और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक पॉइंट ऑफ सेल्स का खात्मा नहीं किया जाता, जब तक टर्नओवर टैक्स को 0.25 की अमूमी शरह पर नहीं लाया जाता, जब तक विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा नहीं किया जाता। ये 45 किस्म के जालिमाना टैक्स, हुक्मरान कहते हैं कि ताजर टैक्स नहीं देता, कौम टैक्स नहीं देती। मैं पाकिस्तान के ताजरों का सदर होने के नाते ये बात कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी दवाई और पैम्पर वो भी 17% जनरल सेल्स टैक्स दे के आता है, और जब वो वफात के वक्त कब्र में जाता है तो उसका कफन भी टैक्स दे के लिया जाता है।
आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बेसिक सवाल गवर्नमेंट की तरफ से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट ये एतराज़ लगाती है कि तमाम टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। गवर्नमेंट ये डिमांड करती है कि ताजर फाइलर क्यों नहीं हो जाते, टैक्स नेट में आ जाते और ताकि सारी सिचुएशन जो है वो और क्लियर हो जाती। इस तरफ क्यों नहीं लेकर आते आप अपने ताजरों को? देखिए, हमने गुज़िश्ता साल जब मुल्क गिर शटर डाउन किए, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान से उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBI के साथ हमारे कुछ मुआहदात हुए। जुल्म तो ये है कि इतने शार्ट अरसे के अंदर कई वज़राए ख़जाना तब्दील हो गए, चेयरमैन FBI तब्दील हो गए। हमने 6000 से ज़ायद ताजर नुमाइंदों की लिस्टें हुकूमत को दी कि टैक्स नेट में इजाफे के लिए ताजर ओहदेदारान रजाकाराना तौर पर हुकूमत से तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आज अफसोस के साथ कहूँगा, 1 साल गुजरने के बावजूद कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। लोग टैक्स देना चाहते हैं, FBI के करप्ट निज़ाम से डरते हैं। हमने कहा आप फिक्स टैक्स का निज़ाम ले आइए, वॉलंटियरली पाकिस्तान के ताजर को इज्जत देते हुए आप जितना टैक्स कहें हम देने के लिए तैयार हैं। ये मुल्क हमारा है, लेकिन हम करप्शन और रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं है, हम ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है काशी साहब, आपकी बात में पॉइंट है कि एक फिक्स टैक्स ले लिया जाए, ताजरों के साथ बैठकर मीटिंग की जाए और उसके बाद फिर जो फैसला उसको सब फॉलो करेंगे और ये करना चाहिए, इसके लिए मीटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो अगर हम एजेंडे पे बात करें जो इस वक्त चल रहा है आपके दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान, कि रिसेंटली जो बिलों पर टैक्स लगाया गया सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए और फिर POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल का जो इशू है, ये बड़े ज़्यादा मसाइल हैं जो इस वक्त ज़्यादा पॉइंट उठा रहे हैं। इन पर जरा तफसील में बताएगा इशू क्या है और ये क्या मैकेनिज्म है, आपको क्या एतराज़ात हैं इसमें? देखिए, पॉइंट ऑफ सेल्स जो हुकूमत लगाने की बात करती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेल्स टैक्स इस मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट के वक्त वसूल कर लिया जाता है। इस मुल्क में 2 तरह की चीज़ें, एक थर्ड शेड्यूल आइटम है जो कंज्यूमर गुड्स हम जिसको कहते हैं, उसका तमाम टैक्स एट सोर्स इकट्ठा कर लिया जाता है। जब उसका सेल टैक्स एट सोर्स ले लिया जाता है, फिर दोबारा उसके सेल टैक्स गोशवारे भरने की बात की जाती है। इसी तरीके से जो जितने भी टैक्सेस हैं, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, उसकी सतह के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस के निज़ाम की, उसकी सतह पर पूरी टैक्स वसूली की ज़रूरत है। वहाँ पर टैक्स वसूली के अंदर नाकामी की वजह से अब उसका मलबा ये ताजरों पर गिराना चाहते हैं और ताजरों की दुकानों पर मशीनें लगाना चाहते हैं। वो ताजर जो अनपढ़ है, वो ताजर जो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकता, और फिर 999 और 1000 मुरब्बा फुट और 2000 मुरब्बा फुट के नाम पर आप मार्केट की एक दुकान पे लगाएंगे, वो 17% इजाफी सेल टैक्स लेगा, तो वो बाकी दुकानदारों का और बाकी मार्केट का मुकाबला कैसे करेगा? इसलिए हम इनको ये कहते हैं कि आप एट सोर्स टैक्स इकट्ठा कीजिए। ताजर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर रख सकता, मुंशी नहीं रख सकता, वो अपने अखराजात को मजीद नहीं बढ़ा सकता। इससे कौमी आमदन में कोई इजाफा नहीं होना, सिर्फ करप्शन के अंदर और ब्लैकमेलिंग के अंदर इजाफा होना है। इसलिए हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल की नहीं, निजाम की दुरुस्तगी की जरूरत है। रही बात दूसरी सदारती आर्डिनेंस की, तो पार्लियामेंट की मौजूदगी के अंदर क्यों सदारती आर्डिनेंस लाए जाते हैं? और जब बिजली के बिलों के ऊपर पहले ही हम महंगी बिजली लेते हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स भी देते हैं, और फिर एक जालिमाना इजाफी टैक्स बगैर मुशावरत के लिए लगा दिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हुकूमत पार्लियामेंट के फ्लोर पर जाए, हुकूमत ताजर तंजीमों से मुशावरत करे और फिर मिल बैठकर ऐसे फैसले करे कि हम मुल्क की मईशत का पहिया चला सकें, हम ताजर को खुशहाल कर सकें, तभी इस मुल्क के अंदर रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। काशिफ साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, और जब वेस्टर्न कंट्रीज की ये मिसाल देते हैं तो वहाँ पर टैक्स पेयर्स को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। जो वन विंडो ऑपरेशन वो डिमांड कर रहे होते हैं, उनको वो रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ पर तो आपने सही कहा कि जितनी आप टर्मिनोलॉजीज और पॉलिसीज नहीं लेकर आएंगे, उतने मौके और निकल आएंगे ब्लैक रास्तों के, जो ऑफिसर्स भी ऑप्ट करते हैं और माजरत के साथ ताजर बरादरी भी ऑप्ट करती है। लेकिन वहीं पर अब आपकी ये सारी डिमांड्स पूरे पाकिस्तान के ताजरों को रिप्रेजेंट तो कर रही हैं। एहतजाज का तरीक़ेकार क्या आपने डिसाइड किया है, लाया अमल क्या होगा, और क्या आपको लगता है कि प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी? देखिए, हम तो प्रोटेस्ट और एहतजाजों की तरफ नहीं जाना चाहते, इसलिए कि ताजर पुरअमन तबका है। ताजर ये चाहता है कि पुरअमन तरीके से मसाइल को हल किया जाए। लेकिन जब रास्ते बंद हों, जब हुक्मरान बात सुनने के लिए तैयार ना हों, जब ऐवानों के अंदर अंधे, बहरे और गूंगे अफराद मौजूद हों, तो फिर इसके सिवा क्या रास्ता रह जाता है कि एहतजाज किया जाए? जब मीडिया पर पाबंदियां लगती हैं, सच की आवाज़ दबाई जाती है, तो सहाफ़ी क्या करते हैं? वो सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं।
ताजरों के पास भी इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि वो शाहराए दस्तूर पर जाएं, वो वजारत ख़जाना के बाहर, वो FBR के बाहर बैठें। और उसके नतीजे में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते तो ये हैं कि इस मुल्क में टैक्स का सादा और आसान निज़ाम आ जाए। हम चाहते हैं कि बाइज्जत तरीके से टैक्स लेने का रास्ता बन जाए। हम चाहते हैं कि ये जो पैसा ताजरों से FBR के एहलकारों की जेबों में जाता है, ये कौमी खजाने के अंदर जाए। हम तो कोई नाजायज मुतालबा ही नहीं कर रहे। इसलिए अब पाकिस्तान के लाखों ताजर निकलेंगे और फिर इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर अब फैसला कुन मार्का होगा। ठीक है, तो बेसिकली एहतजाज करने जा रहे हैं जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। काशिफ चौधरी साहब आपका शुक्रिया, और आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू डिटेल में बताया कि इस वक्त पॉइंट्स क्या हैं। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल का इशू, फिर इसके अलावा बिलों के ऊपर जो है ये इशू है, और फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से इशूज़ हैं। और इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप इनके साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, तो फिक्स टैक्स का एक निज़ाम लेके आएँ जिससे तमाम कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। लेकिन इसके लिए बैठना ज़रूरी है, मुज़ाकरात करने ज़रूरी हैं, और फिर फॉलो अप भी ज़रूरी है। और अबू सर, आसान बनाना होगा आपको सिस्टम को। हम तो यहाँ पर टैक्स फाइल रिटर्न खुद सबमिट नहीं करा सकते, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म और सिस्टम मौजूद है। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटे ताजिर, वो कमर्शियल दुकानें चलाने वाले लोग POS के ऊपर अपना पूरा डाटा मेंटेन करें, जिनको अकाउंटेंसी, जैसे उन्होंने कहा, मुंशी नहीं रख सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, अकाउंटेंट नहीं रख सकते। तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना होगा, तभी लोग अपना फर्ज समझकर जो है वो टैक्स अदा करेंगे। अदरवाइज एक बाउंड अपने आप को समझेंगे, पाबंदियों के अंदर समझेंगे, तो फिर दूसरे रास्ते निकलते हैं, फिर लोग जो है वो दूसरे मामले की तरफ आ जाते हैं, करते हैं कि हम रिश्वत दे दें, हम अपना सिस्टम बेहतर बनाएं। एनीवेज हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट इस पर मुज़ाकरात करेगी और मजीद किसी परेशानी से बचाया जाएगा आवाम को भी और ताजरों को भी। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है तो बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं, और दावे वो चाहे GDP के हवाले से हो, रेमिटेंसेस के हवाले से हो, टैक्स में कमी या टैक्स में इजाफे के हवाले से हो, वो ऑर्डिनेंसेस लाकर भी कवर कर लिए जाते हैं। अब कल जो खबर आई कि शरह सूद में 0.25% इजाफा हुआ और वो 7.25 हो गई, लेकिन उसी के साथ रेमिटेंसेस में जो रिकॉर्ड कमी आई है वो भी सबके सामने है। फिर हुकूमत जो टैक्स का एक मलबा ताजरों पर डाल रही है, बाकी पूरी सोसाइटी पर, पूरे शहरियों पर डाल रही है, उस पर भी लोग खासे नाला नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कैलकुलेशंस बताई कुछ और जा रही हैं और असल में उनकी एग्जिस्टेंस तो मामला ये है जी कि मॉनेटरी पॉलिसी से असरात क्या होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने की जारी होती है, अभी 7.25 है, यानी कि 0.25 अगर बढ़ाया तो इससे इन्फ्लेशन और दीगर मामलों पर क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट अंजुम रशीद साहब मौजूद हैं, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम राय लेते हैं उनकी। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो सूरत हाल है, हर 2 महीने बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होता है, मॉनेटरी पॉलिसी एक मुल्क की इकॉनमी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी 7.25 यानी कि महंगाई में आपको लग रहा है कि इजाफा होगा ज़्यादा इसकी वजह से, या फिर ये ज़रूरत थी वक्त की? देखिए, बात ये है कि ये जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है रद्द बदल करने की, बगैर रिफॉर्म्स किए, बगैर इस्लाहात किए, ये माजी में भी नाकाम हुई है, आज भी नाकाम होगी। नंबर 1। दूसरी चीज है कि महंगाई बढ़ेगी, इससे कतई नजर महंगाई में बढ़ना है, और ये शरह सूद में कमी से या बेशी से महंगाई के ऊपर असर नहीं पड़ता। वो हुकूमत की और स्टेट बैंक की दूसरी गलत पॉलिसियां हैं। तो बिल्कुल आवाम को तैयार रहना होगा कि महंगाई बढ़ेगी, इसमें किसी को कतई कोई शुबा नहीं है। तीसरी बात यह है कि मैंने तो ये भी शायद 2 रोज भी पहले कहा था कि स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफा करेगा, लेकिन ये कतई नाकाफी है। नाकाफी इसलिए है कि आप ये देखिए कि जब अफराद आप खुद कहते हैं 8.4% है और आपने उसको 7.25 कर दिया, तो आज भी जो है वो 1.5% मनफी है। तो अभी तो मैंने आपको याद होगा, आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि लोग सस्ते कर्जे लेके गाड़ियां खरीद रहे हैं और जो है गैर जरूरी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तजारती खसारा बढ़ रहा है। तो उससे ये दोनों खराबियां दूर नहीं होंगी। और गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ने और मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने मान लिया कि शरह सूद कर्जे सस्ते देने से लोग गैर जरूरी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तजारती खसारा बढ़ रहा है, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो वो जो खदशात हमने बताए थे वो सब सही साबित हुए। लेकिन ये जो खराबियां हैं, इसमें मामूली कमी से इसमें कोई फायदा नहीं होगा जब क्योंकि वो आप इस्लाहात भी नहीं कर रहे। और मैं ये समझता हूँ कि मईशत, गरीब और जवाल जिस तेजी से जा रही है,
तो हुकूमत और स्टेट बैंक को उसकी तरफ पता नहीं होश नहीं है या नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें तो खौफ आ रहा है जिस तरफ हम जा रहे हैं, तब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रास्ते पर चल निकले। शाहिद साहब, आपने ये जो इंडिकेशंस दिए हैं ना, इसी की वजह से डॉलर जो है वो फ्री फ्लोट भी करता है, रुपए की कदर भी कम हो जाती है, गैर जरूरी लोग जो है वो चीजें मंगाना शुरू कर देते हैं, डॉलर बाहर जाता है। लेकिन इस पूरे इम्पैक्ट में स्टेट बैंक ने ये भी कहा कि रवा माली साल जो है आपकी शरह सूद वो 4 से 5% रहने की प्रोडिक्शन है। तो वो तो कह रहे हैं कि हम जो जीडीपी है हमारा वो तो स्टेबल भी रहेगा, थोड़ा ऊपर भी जाएगा, बेहतरी आएगी, महंगाई कम होगी। नहीं, शरह सूद तो खैर बढ़ेगा 4 से 5 का। जीडीपी सर, शरह नमू, शरह नमू। देखिए, शरह नमू 4.5% के करीब बात कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत के 4 साल होंगे पूरे, तो औसत शरह नमू जो है वो तकरीबन जो है 2.25% से कम रहेगी, जबकि उनको 5.5 वर्षे में मिली थी। तो अगर आपको 5.5 वर्षे में मिली और 4 साल का औसत शरह नमू 2.25 से कम रहता है, तो इसका तो मतलब ये है कि आप नीचे की तरफ गए, गुर्बत बढ़ेगी, इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो ये तो परेशानी की बात है। परेशानी की बात। 4 साल बाद आप 2.25% दे रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो 6% से कम अगर हो तो महंगाई बढ़ती है। ये तो नाकामी है अगर ये तस्लीम करें। सही तो सही मैं तो आपको कह रहा सही हूं साहब, बिल्कुल गलत कर खौफ आता है। आपका पॉइंट राइट है। अगर ये तस्लीम कर लें, अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, साफ़ी हैं। अंजुम साहब, आप क्या कहेंगे? शाहिद साहब ने कहा अगर ये तस्लीम कर लें तो बड़ी परेशानी आगे आने वाली है। आपको लग रहा है तस्लीम करेंगे? वो तो कह रहे हैं हम बेहतर रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो बेहतर रास्ते की तरफ कैसे? गुज़श्ता गवर्नमेंट तो ये क्लेम करती है ना। अच्छा, अब सिद्दीकी साहब से ज़्यादा कौन जानता है कि गुज़श्ता 30 साल हो गए हैं, 40 साल कि हम IMF से कर्जा लेते हैं और जो आप ग्रोथ रेट जो है वो नीचे गिरता है, फिर IMF से कर्जा लेते हैं, ग्रोथ रेट ऊपर उठता है, और फिर जो है वो करंट डेफिसिट जो है उसमें इजाफा हो जाता है, और हम फिर कर्जा लेते हैं और फिर डूब जाते हैं, और अब फिर करंट डेफिसिट में इजाफा हो गया। मतलब यह है कि मुझे तो लग रहा है, और इन्होंने कर्जा इतना ले लिया है कि एक बॉम्ब शेल इन्होंने खड़ा कर दिया पाकिस्तान की इकोनॉमी के सर के ऊपर, और कभी भी ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होने के इम्कान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही, इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होने के इम्कान नजर आ रहे हैं। सदीकी साहब, आप तो इसकी इंडिकेशन जो है वो दिसंबर से दे रहे हैं कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, और अब तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि खौफ आ रहा है। तो इसका मतलब कि हालात आने वाले दिनों में कुछ और बेहतर नहीं होने वाले। नहीं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि खराब होंगे। देखिए, अंजुम रशीद साहब ने जो 2 बातें कही हैं, इसलिए आम है कि उसको थोड़ा सा उसको मजीद मैं आपको बता दूं। करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस साल ये $15 अरब की तरफ जा रहा है, $15 बिलियन। जी जी, वो इसका मतलब ये कि जो 2019 में थे जब बुरान था, और जब 2007 में थे जब पाकिस्तान में बुरान था, आज आप उस अरब को अबूर कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी अहम बात ये की है। दूसरी अहम बात जो उन्होंने की है वो कर्जों की बात की है, बॉम्ब शेल। बिल्कुल उन्होंने, देखिए मैं आपको बताऊं, इस हुकूमत के 3 साल में $27.5 अरब का बैरूनी कर्जे और जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है। $27.5 अरब, जिसका मतलब होता है कि $9 अरब सालाना। कोई प्रोजेक्ट नहीं बना। तो पिछले साल जो था PMLN के दौर में जो था वो 6.9% का बढ़ा था, जिसको कह रहे थे तूफान आ गया। तो जब तो प्रोजेक्ट बने थे, तो अब तो आपने दूसरा एक जुमला और बता दूं आपको। इस 3 साल में जो बैरूनी मुल्की और बैरूनी कर्जे जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, वो बढ़ी 18,000 अरब रुपया, जबकि आजादी के 66 साल के बाद जो टोटल कर्जे और जिम्मेदारियां थी टोटल वो थी 16,400। तो जो 66 साल में इकट्ठे किए थे उससे ज्यादा तो इन्होंने 3 साल में इजाफा कर दिया। बिल्कुल होने का मुकाम है। तो मैं तो डेफिनेटली आपकी बात ठीक है, कर्जे भी बढ़ गए और सूरत हाल परेशान कुन है। लेकिन आपकी बात सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये समझ जाएं, तो अगर ये मान लें, तो शाहिद हसन सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अगर मान लें, अगर जो है बहुत बड़ा मसला जी अंजुम साहब, और लग रहा है गवर्नमेंट तो इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक और मामले पर भी गवर्नमेंट तैयार नहीं है, वो है शहबाज शरीफ साहब से बात करने के लिए नैब के चेयरमैन के हवाले से। ये बड़ा अहम इशू है, इस पर भी हमने आपसे बात करनी है कि आखिर ये क्या मसला है। ये शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करना चाहते, वो कहते हैं मुलजिम, हमने उससे बात नहीं करनी। देखिए, मुलजिम तो ये जो मौजूदा चेयरमैन हैं, ये भी शहबाज शरीफ ने यानी शाहिद खान अब्बासी नहीं लगाया था। अब बात यह है कि पाकिस्तान का कानून और सियासी और इखलाकी तकाजा ये है कि जो मौजूदा कानून है उसमें चेयरमैन नैब लगाने से पहले जो है वो अपोजिशन से और अपोजिशन के लीडरों से जो है वो बातचीत की जाए। अब ये सूरत हाल ये है
कि अगर ये बातचीत नहीं करते और ये एकतरफा तौर पर जो है ये बुलडोज करके ये चाहते हैं कि एक नया कानून ला के जो है वो अपनी मर्जी का चेयरमैन जो है वो नाफिज कर दें और अपोजिशन लीडर से ना पूछे। लेकिन एक बात यह है कि ये गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़े क्राइसिस में है। एक तरफ मौशी क्राइसिस इतना बड़ा है कि कर्जों का बॉम्बशेल है, अभी भी इनको जो है वो 3 अरब डॉलर चाहिए कर्जे अदा करने के लिए, और वो पता नहीं इनको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं IMF से, और अमेरिका जो है वो कैसे बिहेव करता है। और दूसरी तरफ जो है ये साफियों से झगड़ा ले बैठे हैं मीडिया अथॉरिटी पर। ये मीडिया अथॉरिटी में भी जो है वो गैर इखलाकी तौर पर अंजुम साहब, ताजिर नाराज हैं, डॉक्टर्स कम्युनिटी प्रोटेस्ट करते हैं, आयरोज नाराज हैं, आपके हेल्थ वर्कर्स देख लें उठा के, असातिज़ा देख लें, किसान देख लें, कौन सा सेक्टर है जो खुश है? इलेक्शन कमीशन नाराज है। अब सूरत यह है कि अगर इसमें एक सूरत ये भी बन जाए कि ये इतने सारे झगड़े ले बैठे हैं और इखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर जो है ये अवाम को नाराज कर लेंगे, अवाम को नजर आ रहा है कि ये ज्यादती कर रहे हैं, और अगर ऐसी सूरत में जो है वो अवाम पहले ही जो है गुर्बत से और महंगाई से और बेरोजगारी से बहुत ज्यादा तंग है और मौसमी टॉपिक जो आपने जिक्र किया चेयरमैन नैब के हवाले से, एहतसाबी का नारा बड़ा लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अगर इन्होंने मनमानी की चेयरमैन नैब को लगाने में, अगर इन्होंने धांधली की चेयरमैन कैसे कर सकते हैं? क्या ये अनएक्सटेंडेबल टर्म जो है वो वाज़े तौर पर लिखी हुई है, मुशावरत का वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, कैसे कर सकते हैं? मतलब ये बस कहा और कर लिया ऐसे होगा? इनके पास असेंबली में अक्सरियत है, ये अक्सरियत के जोर पे बुलडोज करके ये कानून ही तब्दील कर लेंगे। और अगर ये कानून तब्दील किया तो ये अवाम को नाराज कर बैठेंगे, ये इखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर जो गिर जाएंगे, और अवाम पहले से ही जो है वो भड़के हुए हैं, उनकी महंगाई और बेरोजगारी एक तरफ डेफिनेटली हैं, और इसके अलावा आईनी मसाइल भी दूसरी तरफ बहुत बड़े इशू बना रहे हैं। अब ये अगर हम सिर्फ चेयरमैन नैब की अगर हम यहाँ पे इस वक्त बात करें, अब चेयरमैन नैब के हवाले से 4 साल चुके उनका टेन्योर मुकम्मल, अब उनको या तो एक्सटेंशन मिलेगी जिसके लिए कानूनी रास्ता निकालना पड़ेगा या फिर कोई और नॉमिनेट करना पड़ेगा। दोनों सूरतों में आपको अपोजिशन से बात करनी होगी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शहबाज शरीफ साहब से बात करनी होगी। गवर्नमेंट ने वाज़े तौर पर कह दिया जी हमने शहबाज शरीफ से बात नहीं करनी। अगर बात नहीं करनी तो आईनी तरीकाकार कैसे फॉलो होगा, फिर क्या होगा, ये समय सवाल है जो कि गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि ये अगर इखलाकी तौर पर सियासी तौर पर इतने नापसंदीदा फैसले करेंगे और अपोजिशन से बात नहीं करेंगे तो अवाम जो पहले से तंग है ये एक चिंगारी का काम कर सकता है, पूरे मुल्क में आग लग सकती है और इनका पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो खतरे में पड़ सकता है। इनको इसमें होश के नाखुन लेने चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के ऊपर मुकदमात हैं इसलिए उनसे पूछा नहीं जा सकता कि चेयरमैन किसको लगाया जाए, भाई मुकदमात तो इमरान खान के ऊपर भी है, हेलीकॉप्टर का मुकदमा है, इनके ऊपर जो है वो फॉरेन फंडिंग का नैब की इंक्वायरी तो मुकम्मल है ना शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो वो कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर हैं शहबाज शरीफ, कैसे बता सकते हैं कि हमारा तहकीकाती अफसर क्या होगा? भाई तहरीक इंसाफ के भी लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं, अलीम खान के खिलाफ मुकदमा है, परवेज खटक के खिलाफ मुकदमा है, बेशुमार लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ना इनसे पूछे ना उनसे पूछे, तो कहां से अमेरिका से पूछे? अच्छा, ऑपोजिशन को मुशावरत में शामिल इसलिए भी किया जाना जरूरी और लिखा भी गया कानून में ताकि एक बैलेंस जो है वो क्रिएट रहे, न्यूट्रल पर्सन आए। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल में एक चीज पे जरूर एक्सपर्ट हो गई है, वो है ऑर्डिनेंसेस लाना। तो क्या आपको लगता है कि ऑर्डिनेंस के जरिए इसको टैकल करने की कोशिश की जाएगी? अनएक्सटेंडेड का वर्ड निकाल दें। ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं, ये जो है वो कानून भी बना सकते हैं, लेकिन ये गैर इखलाकी होगा, ये गैर सियासी होगा। इससे जो है ये इमरान की हुकूमत जो है वो अपने आप को खतरे में डाल लेगी। फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा। ऐसे बहुत से ऑर्डिनेंसेस आए जिसपे कर ले टैब लगाया गया कि ये अनएथिकल है, ये प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन महीने के लिए होता है ना, उसके बाद पार्लियामेंट से तो उसको आपको करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि आप ऑर्डिनेंस ने और चलता रहे। ये पार्लियामेंट तक है ना, ये पार्लियामेंट में इनकी अक्सरियत है, ये पार्लियामेंट में लाके धांधली कर ले। लेकिन धांधलियां इतनी धांधलियां कि ये मीडिया का भी गला दबाना चाहते हैं, अवाम से हकायक छुपाना चाहते हैं, इस मुल्क में जो है वो मेरिट और शफाफियत का गला दबाना चाहते हैं ताकि और मीडिया के जरिए कि मीडिया में खबरें ना आए। अब अगर इतनी धांधलियां करेंगे और महंगाई से पहले क्या होगा तो ये गवर्नमेंट जो है वो गैर इखलाकी हो जाएगी, ये खड़ी नहीं रह पाएगी। इनके खिलाफ लोग सड़कों पे निकल सकते हैं, इनका जो है वोट बैंक बर्बाद हो सकता है। मेरा ख्याल है कि इमरान अभी 8 अक्टूबर तक का टाइम है, लेट्स सी कि ये हुकूमत इसको कैसे टैकल करती है। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सर पर आ गया और आकर गुजर भी जाएगा और फिर पता भी लग जाएगा कि हुकूमत ऑर्डिनेंस लाई है या किस तरह से इसको टैकल किया है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी नौजवानों की, जो कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, जो टैलेंटेड हैं और जिनको सिर्फ अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। और गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट मिल जाए फाइनेंशियली और लॉजिस्टिक वाइज तो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन कर। ऐसे ही नौजवान है जी वसीउल्लाह, जिनका ताल्लुक सवात से है और उन्होंने एक शानदार काम किया, बहुत ही स्मार्ट काम किया। बिल्कुल, बड़ा स्मार्ट काम किया जी। नाबीना अफराद के लिए स्मार्ट शूज़ बना दिए और इन शूज़ को पहनकर, क्योंकि उसके अंदर सेंसर्स लगे हैं, तो नाबीना अफराद बगैर किसी छड़ी के और सहारे के चल सकते हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग जो है ऑब्वियसली उनको करनी पड़ेगी। और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं ये, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत इतना ज़बरदस्त आइडिया जो है वो सोचा है। हमारे साथ वसीउल्लाह मौजूद हैं सवात से, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। वसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतना ज़बरदस्त काम किया। मैं तो हैरान कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आपने इतना अनोखा काम किया। कैसे आइडिया आया, क्या है ये प्रोजेक्ट, थोड़ा सा बताएं। जी, नाबीना अफराद को चलने फिरने में दुश्वारी होते हैं, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो इवेंचुअली मैंने इसके लिए एक ऐसा शूज़ तैयार कर लिया जो उसको 120 सेंटीमीटर के फासले पर उसको बताता है बजिंग के जरिए या वाइब्रेशन के जरिए कि उसके आगे कोई ऑब्स्टिकल है। तो बेसिकली ये नाबीना अफराद को सपोर्ट करेगा और उनको बता देगा कि आगे कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बताइएगा कितना वक्त लगा आपको ये बनाने में और इसकी टेक्निक कहाँ से आपने सीखी है, क्योंकि ऑब्वियसली स्मार्ट शू, उसके लिए तमाम जो सहूलियात हैं, लॉजिस्टिक हैं, वो आपके पास कैसे आई, फिर कैसे मैनेज किया और किस तरह से बनाया इसको? जी, ये मैंने एक माह में बनाया है और मैंने सोचा अपने माशरे में, मैंने देखा कि उसको बहुत तकलीफ होती है चलने फिरने में, तो मैंने उसके लिए बहुत से आइडियाज इकट्ठे किए, लेकिन फिर मैंने इस स्मार्ट शूज़ पर काम किया जो उसके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अरे ज़बरदस्त, आपने ये आइडिया सोचा और फिर 1 महीने में इसको बना भी लिया। टीचर्स वगैरह ने गाइड किया या इंटरनेट से गाइडेंस ली? जी, ये आइडिया मेरा अपना था, लेकिन मुझे फिर मैंने इंटरनेट से थोड़ा हेल्प ली है। इंटरनेट से थोड़ी हेल्प भी ली। और आपने अभी तक किसी को ट्राई कराया है, मतलब इसको पूरा प्रैक्टिकली करके आपने देखा है? जी, मैंने प्रैक्टिकली किया है, ये बहुत मतलब उसके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो फसीला, ये बताएं कि आपने पहले भी रोबोट्स और विजिबल लाइट्स पर भी काम किया है, तो बेसिकली आप माशाल्लाह ऑलरेडी टैलेंटेड बच्चे हैं और आपने इस पर मज़ीद भी काम कर लिया। गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको किस हद तक चाहिए ताकि आप इसको मज़ीद कमर्शली यूज़ कर सकें, क्योंकि अगर लोगों तक ये पहुँचेगी तो उसका फ़ायदा आपको भी होगा और लोगों को भी होगा? जी बिल्कुल, मैंने इससे पहले बहुत प्रोजेक्ट्स पर काम किया। मैंने अपनी मदद आपके लिए इस पर काम किया, मैंने गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर, और मैं चाहता हूँ कि मैं अगर गवर्नमेंट मेरे साथ मदद करे तो इंशाल्लाह मैं मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। बेज़बरदस्त जी, पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन करना है, ये सोच होनी चाहिए। वसीउल्लाह, मुझे ये बताएं कि अब आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं? जी, मेरा अगला प्रोजेक्ट ये है कि हाई सिक्योरिटी पार्क होम है, मतलब मैं घर के लिए हाई सिक्योरिटी बनाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, दुआ भी करेंगे और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आपको सपोर्ट करे। आप वाकई बेहतरीन काम कर रहे हैं। वसीउल्लाह का बहुत शुक्रिया कि आपने एक ज़बरदस्त काम किया, पाकिस्तान की आप खिदमत कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि हम पहले भी बात करते हैं, हमेशा इस प्लेटफॉर्म से बात करते हैं कि गवर्नमेंट को अगर इन चीज़ों को, इन लोगों को ही देख ले जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो आप टेक्नोलॉजी में हो, तो पाकिस्तान कहाँ पर जा सकते हैं? मतलब कितने कितने बड़े बड़े सितारों को हम खो बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने सपोर्ट नहीं किया उनको। हम क्रिएटिव भी हैं, इनोवेटिव भी हैं। अगर आप स्कूल्स लेवल पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लेवल पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर दें कि इस तरह के लोगों को पिक एंड चूज़ करके आप उनकी मज़ीद ग्रूमिंग कर सकें और मज़ीद चीज़ों को आगे लेकर चल सकें, तो आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त ही काम हो जाएगा। ट्रू। और इसके साथ साथ जी आज के दिन की मुनासबत से एक और चीज़ जो कि बड़ी अहम है और आइंदा चंद दिनों में और मज़ीद इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि आज वर्ल्ड पीस डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर में आलमी यौम अमन दिन मनाया जा रहा है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये कि दुनिया में अमन प्रमोट किया जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि UN जिसके प्लेटफॉर्म के तहत ये तमाम दिन मनाए जाते हैं, उसका क्या किरदार है? अभी आइंदा चंद दिनों में ये जो इजलास होने हैं UN में, जनरल असम्बली के इजलास में, जिसमें तमाम कायदीन खिताब भी करेंगे, उसमें अमन की बातें भी करेंगे, लेकिन अफसोस कि आप दुनिया के खितों में अगर नज़र दौड़ाएं तो चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, दीगर ममालिक में किस कदर परेशानी की सूरत हाल है अमन को लेकर। और अमन किसने ख़राब किया, ये सवाल अगर पूछ ले UN अपने सेशन में और जवाब डिस्कस करना शुरू कर दें तो आपके लिहाज से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अगर हम अपने खत्ते की बात करें तो यहाँ पर अमन की सबसे बड़ी वायलेशन जो है वो कश्मीर में हो रही है, और भारत
जो गैर कानूनी तौर पर काबिज है कश्मीर में और किस तरह से कश्मीरियों को न सिर्फ अमन बल्कि ज़िंदगी तबाह करके रख दी, ये यूएन को नज़र नहीं आता। आज अमन डे है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम दुआ करते हैं कि कश्मीरियों की भी आज़ादी की जो जद्दोजहद है वो ज़रूर कामयाब हो और उनके खत्ते में, उनकी जन्नत में भी अमन आए। ये ख्वाहिश हर मुसलमान और हर इंसान की होनी चाहिए। लेकिन भारत जिस तरह से जुल्म और ढिठाई दिखाता है वहाँ पर, उस पर नज़र नहीं आता लोगों को कि किस तरह अपनी जो डेफिनेशन है, आपकी जो अपना डे है, उसकी एक बहुत बड़ा सवाल आता है, चाहे भारत और कश्मीर या फलस्तीन। इस्राइल, फलस्तीन, भारत और कश्मीर और ये तमाम सूरत यूएन बड़े बड़े ममालिक जो कि सुपर पावर्स की हैसियत रखते हैं, अगर वो खामोश हैं, वो सब कुछ सामने है, ड्रास्टिक रियलिटीज़ सामने आपके सामने आती हैं। तो कश्मीर से आप फुटेजेस देखते हैं, मनाजिर देखते हैं, लोगों पे पैलेट्स गन्स जो है वो दागी जाती हैं, उनको शहीद किया जाता है, बच्चों के साथ जुल्म किया जाता है, ख़वातीन की इज़्ज़त जो है वो उनके आबरू रेज़ी की जाती है। क्या होता है फिर, खामोशी क्यों रखी जाती है? क्योंकि शायद बड़े ताकतवर मुल्क हैं, उनके साथ अगर आप बिगाड़ लेंगे तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर, इसलिए शायद, क्योंकि इमरान खान साहब ने प्लेटफॉर्म पर यूएन के भी कहा था कि बड़े बड़े ममालिक इसलिए खामोश होते हैं क्योंकि बड़े बड़े ममालिक जब इस तरह से जुल्म करते हैं तो फिर उनको बेनिफिट्स होते हैं फाइनेंशियल, और वो उसकी खातिर चुप कर जाते हैं। यानी कि सिर्फ अमन डे मनाने की हद तक एक अलग बात है, लेकिन इस पर प्रैक्टिकली करना बड़ा ज़रूरी है और उन्हीं मुल्कों ने करना है जो कि जुल्म ढा रहे हैं। तो फिर अगर वही खामोश रहेंगे तो फिर जो रिसीविंग एंड पे जो मजलूम है उनके साथ जुल्म होता रहेगा। बिल्कुल, हम तो अमन की बात कर रहे हैं जी, वहां पर तो जिंदगी तंग है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो क्या अमन का सवाल पूछना हमारा फर्ज नहीं है? और ये फर्ज हमारी हुकूमत निभाती आई है रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी। मुसलसल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हम हमेशा कश्मीर का एजेंडा, कश्मीर का इशू जो है वो रेस करते हैं और इस के सेशन में भी एक अहम पॉइंट कश्मीर का इशू ही है, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बात भी करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि दुनिया की जो आंखों पर पट्टी बंधी है, जिन्हें नज़र नहीं आ रहा कि ज़िंदगी कश्मीरियों की इस कदर तंग है कि सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर बंद कर दी जाती हैं, ज़राए अबलाग बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं, ऐसी कर्फ्यू की सी ज़िंदगी है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। और ऐसे में हम तालियां बजाएं और दिन सेलिब्रेट करें अमन का, कितनी बड़ी मुनाफकत है और कितना बड़ा ये दोगलापन है जो बड़े बड़े थिंक टैंकर्स को, जो दुनिया में अपने आप को जागीरदार समझते हैं, उनके लिए। बिल्कुल, और इसके साथ साथ थिंक टैंकर्स, और आपने कहा कि कितना बड़ा दोगलापन है, एग्जैक्टली यही हो रहा है, डिप्लोमेसी हो रही है और जो मुनाफकत है उसकी हद क्रॉस करता है भारत। सबसे ज़्यादा भारत को हमने ये देखा कि भारत ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के लिए एजेंडा सेट किया, पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की। आप FATF के इजलास देख लें, आप UN के इजलास देख लें, आप IMF में देख लें, भारत ने क्रिकेट में अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि कॉर्नर किया जा रहा है। आपने ये नहीं देखा कि आपने अमन को प्रमोट करना है। फ़लस्तीन में हम बात करते हैं, हमने हर जगह पर बात की, पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन का परचम उठाकर उनका जिक्र किया, लेकिन उसके बदले में क्या हुआ कि पाकिस्तान को इंसाफ नहीं मिला, ना ही फ़लस्तीन में ना ही कश्मीर में। अब पाकिस्तान का जो स्टेक्स हैं वो ये नहीं कि पाकिस्तान को फ़लस्तीन से डायरेक्ट कोई फ़ायदा है। पाकिस्तान बेसिकली वो मुल्क है जो हमेशा वो बात करता है ह्यूमन राइट्स की। अगर फ़लस्तीन में, बोस्निया में, रशिया में, अगर अफ्रीका के किसी मुल्क में, या फिर आप इवन के आप ये जो ईस्टर्न ममालिक हैं यहाँ पर जो जुल्म हो रहे थे उनके साथ, अगर रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ है, अगर आप उसकी बात नहीं करते, खामोशी इख्तियार करते हैं, तो बेसिकली आप भी मजलूम नहीं हैं और आप जालिम का साथ देने वाले हैं। खामोशी इख्तियार करना भी जुल्म का साथ देने के बराबर होता है। तो इसलिए पाकिस्तान तो अलबत्ता इंशाल्लाह कभी भी खामोश नहीं रहेगा। UN प्लेटफॉर्म हो या कोई भी प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान तो बात करेगा। भारत का जो रवैया है वो दुनिया देख रही है और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि दुनिया उनके खिलाफ बात भी करेगी, उनके खिलाफ एक्शन भी लेगी। अपने आप में जो सुपर पावर बना फिरता है इस खित्ते का, बहुत सी सुबकी का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह कश्मीर जब आज़ाद होगा तो मुंह की खानी पड़ेगी इंडिया को। आज कश्मीर की मुज़म्मती तंजीमें जो हैं वो इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा भी कर रही हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड भी कर रही हैं, और ना सिर्फ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रही हैं बल्कि हम जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। एंड वी प्रोटेस्ट ऑन दिस डे, जहां डिमांड की जा रही है कि दुनिया में अमन हो और हमारा खित्ता जो है वो बदअमनी कई सालों से